अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शनीला फिर से हाजिर हूँ कुछ मज़ेदार सी बातों में। पाकिस्तान में बैठे हर बंदे, हर बच्चे, हर लड़की, हर लड़का, सबकी ये ख्वाहिश होती है कि हमें कुछ ऐसे पर लगें कि हम दूसरे मुल्क में पहुँच जाएं। अमेरिका हो, यूरोप हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं से भी कुछ भी हो जाए, कोई भी वीज़ा मिल जाए और हम बस पहुंच जाएं और फिर तो हमारे गार्डन में एक नोटों का दरख्त लगा होगा, वहां से हम पैसे उतारते जाएंगे और जमा करते जाएंगे। हर बैक होम रहने वाले की माइंड में यही सब चल रहा होता है, लेकिन जो हकीकत होती है वो बहुत ही बरअक्स होती है। एक ऐसा तरीका जो सबसे इजी समझा जाता है वो है स्टूडेंट वीज़ा। जब भी सुनते हैं आप यही सुनते हैं कि कोई ना कोई स्टूडेंट वीज़े पे बाहर जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है या यूके जा रहा है। आज हम बात करेंगे यूके की, क्योंकि हम रहते हैं यूके और जब सोचते हैं कि हमने यूके जाना है एज अ स्टूडेंट, उसमें क्या क्या हर्डल्स आती हैं। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मैंने एक ऐसे शख्स को बुलाया है अपने साथ जो इन सारे मरहलों से गुजरी हैं, जो आपको एग्जैक्टली ये बता सकती हैं कि मुझ पे क्या क्या गुजरा, मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया और एक स्टूडेंट से हम ब्रिटिश पासपोर्ट तक कैसे पहुंचते हैं। क्योंकि हम किसी भी कंसल्टेंट को बुला लें, किसी भी वकील को बुला लें, किसी भी ऐसे बंदे को बुला लें कि जो आपके कहते हैं कि हम वीज़े लगवा देते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर इंसान वो होता है जिस पे ये सब कुछ गुजरा हो, वो आपको खुद बता सके कि मैं किन किन मरहलों से गुजरा। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ हैं आज सोबिया। अस्सलाम वालेकुम सोबिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं शर्मिला? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सोबिया हमें बताएंगी कि यहाँ पे आने का सबसे पहले तो प्रोसीजर क्या है। वैसे तो 90% लोगों को पता ही होता है कि स्टूडेंट वीज़ा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बहुत सारे कंसल्टेंट बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी टिप्स कि आप कहाँ अप्लाई करें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपने आके अकोमोडेशन किस तरह से अरेंज करनी है, आपने अपने वीज़ेस कैसे रिन्यू करने हैं, फिर आप स्टूडेंट से जब निकल जाते हैं तो उस आपने अपने आप को लीगल कैसे रखना है। तो जी सोबिया, आप बताइए, सबसे पहले तो आप बताएं कि आपको कितने साल हो गए इस मुल्क में? मुझे आई थिंक अब तो याद भी करना मुश्किल लग रहा है, बट आई थिंक इट्स नियर अबाउट 20 years. 20 years नियर देखें। अबाउट, या तो 20 सालों में वैसे तो काफ़ी प्रोसीजर बहुत चेंज भी हुए हैं, लेकिन हम लोग अपडेट रहते हैं हर चीज़ से। बेसिक स्टूडेंट प्रोसीजर तो वही रहता है, उतना नहीं चेंज होता, लेकिन जाहिर है स्टूडेंट्स का तो वही रहता है, लेकिन काफ़ी चेंजेस आ गए डेफिनेटली इन 20 years, काफ़ी चेंजेस आ गए। तो एक बंदा जिसने जो सोच रहा है, बंदा या बंदी जो सोच रहा है कि मैं स्टूडेंट वीज़ा लेके यूके आ जाऊं, सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में सबसे पहले जो एक चीज़ हम लोग मिस करते हैं वो ये करते हैं कि जब भी आप यहाँ आने का सोचें और ये सोचें कि मैंने स्टूडेंट पे जाना है के, तो आपने बहुत एहतियात करनी है अपना कोर्स सेलेक्ट करने में। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेशी, हम क्या करते हैं, हम बस अपना सब कुछ लेके किसी कंसल्टेंट के पास पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं कि भाई हमारा एडमिशन करा दो। अब वो लोग क्या करते हैं, उनका कमीशन होता है या उनकी अपनी कोई भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते होंगे उसके अंदर, या उनका कोई बेनिफिट होता होगा। वो किसी भी कोर्स में जो उनको सही होता है या जिस यूनिवर्सिटी से उनके ज़्यादा स्टूडेंट या कमीशन ज़्यादा होता है, वहाँ वो एडमिशन करा देते हैं। तो ये चीज़ आप, क्योंकि आप आ रहे होते हैं, आप पैसे भी दे रहे हैं, आप अपना वक्त भी दे रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, तो फिर आप एक छोटी सी गलती से काफ़ी कुछ लूज़ कर जाते हैं। तो आपको चाहिए कि आप इस प्रोसेस में फुली इन्वॉल्व रहें। बेशक आप कंसल्टेंट हायर करें, लेकिन आप उसके अंदर खुद इन्वॉल्व रहें और अपना कोर्स सिलेक्ट करने में बहुत एहतियात करें। जैसे लेट्स सपोज मैं आई थी तो मुझे भी उस वक्त इतना नहीं पता था, उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं होता था डेफिनेटली। तो मैंने जो कोर्स सिलेक्ट किया, मेरे लिए भी कंसल्टेंट नहीं सिलेक्ट किया था। तो जब मैं यहाँ आई, अपने उस वक्त कॉलेजेस होते थे, यूनिवर्सिटीज़ इतनी नहीं होती थी, तो कॉलेज में आई तो मुझे पता चला कि उसी फीस में उसी कॉलेज के अंदर टीचिंग का कोर्स भी होता था। तो अब अगर मैंने वही इन्वेस्टमेंट टीचिंग पे की होती तो मुझे
लेटर ऑन उसका बहुत फायदा हुआ होता है। लेकिन मैंने, क्योंकि जिस कोर्स में मैंने भी ट्राई भी किया यहाँ आके, बट वो उन्होंने मेरा चेंज नहीं किया। सो मुझे ये लगता है कि अपना कोर्स सिलेक्ट करते हुए आपको, लेट्स सपोज कि आपको, चलो आप कंसल्टेंट के पास चले गए, बिल्कुल, उसने आपको यूनिवर्सिटी बता दी। अब आप देखें कि उसने मेरा एक कोर्स में एडमिशन कराया है, चले इसने तो करा दिया है, ये मुझे बता रहा है, व्हाई नॉट आई विल चेक सी डी एंड ई, मे बी कोई ऐसा कोर्स हो जो मुझे ज्यादा सही सूटेबल लग रहा हो। बिल्कुल। तो क्योंकि जैसे मुझे लगता है आजकल आने के लिए जो कोर्सेज हैं वो आपको, जो यूके की शॉर्ट लिस्ट है जिसमें यहाँ पे हमारे पास शॉर्टेज है, उस तरह के कोर्सेज करने चाहिए, ताकि आपको पता है कि ये लोग ऑलरेडी यूके में शॉर्ट हैं, तो हम अगर ये कोर्स करेंगे तो फर्दर ऑन हमारे लिए, क्योंकि हमारा रास्ते खुलेंगे हमारे, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। तो ये एहतियात आपको आते हुए बहुत जरूर करनी। अच्छा, हर बंदे के दिमाग में होता है कि लंदन ही सब कुछ है, यानी हमने जाना है, हमने जो यूनिवर्सिटी चूज करनी है वो हमने लंदन में ही करनी है, लंदन से बाहर तो दुनिया ही नहीं है। तो अब चलें, एक कोर्स सिलेक्ट हो गया, आपका वीजा लग गया, ठीक है, आप की ये ख्वाहिश भी थी कि मैंने लंदन आना है, आपका वीजा लग गया, अब आप तैयारी कर रहे हैं आने की, अब उसमें क्या क्या चीजों की एहतियात करनी चाहिए? एक तो पहली बात आपने बिल्कुल सही कहा कि लंदन ही यूके नहीं है, और लंदन ही सब कुछ नहीं है। और लंदन तो हम और आप रहते हैं, हमें पता है, इज वन ऑफ द एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, ठीक है। यहाँ आके आपको सबसे पहले तो शौक लगता है कि इतने किराए घरों के, ट्रैवलिंग के, एक कमरे का किराया, जितने में आपको एक यहाँ पे बॉक्स रूम मिलता है या एक नॉर्मल रूम मिलता है, इतने में आपको यूके में बाकी जगहों पे दूसरे सिटीज में घर मिल जाता है। बिल्कुल। और दूसरा यह है कि लंदन में यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन यूके की बेस्ट यूनिवर्सिटीज आउट ऑफ लंदन भी हैं। तो ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, इसके अलावा लिवरपूल में है, मैनचेस्टर में बहुत यूनिवर्सिटीज हैं, बर्मिंघम, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज। तो इन सब चीजों पे भी ट्राई करना चाहिए, इन सब सिटीज में भी ट्राई करना चाहिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग जरूर देखनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि बस वीजा लग गया, मैं पहुंच गया, अब तो बल्ले बल्ले है, ऐसे नहीं होता है। उसके बाद जो आपका सही हार्ड काम है ना, वो तब शुरू होता है। तो डेफिनेटली लंदन आप सिलेक्ट करें, इफ यू कैन अफोर्ड एंड इफ यू रियली वांट टू कम टू लंदन, वेलकम, डेफिनेटली आए आप। लेकिन ये है कि आपको और सिटीज भी कंसिडर करनी चाहिए और यूनिवर्सिटीज भी कंसिडर करनी चाहिए। और आप जब यहाँ आते हैं तो आपको आने से पहले अपनी सारी प्लानिंग करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग कि आपको क्लियर माइंडेड होना चाहिए कि मेरा फ्यूचर प्लान क्या है, क्या मैंने स्टडीज करके वापस आ जाना है, ठीक है, दैट्स द प्लान। अगर आपने यहीं पे सेटल होना है तो आपने वहीं से डिसाइड करके आना है, फिर आप उसी तरह से अपना माइंड बनाते हो। क्योंकि अगर आपने जस्ट स्टडी करना है तो फिर आप औखा सौखा अपना वक्त गुजार ही लोगे, लेकिन अगर आपने सेटल होना है तो देन आपने लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ रहना है। तो देन आपने ये प्लानिंग करनी है कि हमने कैसे कैसे अपने आप को सेटल करना है, अपने लिए कौन सी सिटी हमारे लिए बेहतर है, हमारा बजट क्या है, और हमारी मतलब हमने आगे जब जॉब लेनी है तो हमने किस तरह की जॉब लेनी है, हमारी स्किल्स क्या है, वो स्किल्स कहाँ ज्यादा काम आ सकती है। क्योंकि ज्यादातर होता क्या है कि लोग ये समझते हैं कि बस एक दफा वीजा लग जाए, एक दफा चले जाएं, बस फिर तो आसानी है, फिर हम सब कुछ खुद ही कर लेंगे, कुछ हो जाएगा। वीजा लगने या आप कंसल्टेंट को देने के बाद आपका ज्यादा जोर जो होता है ना, वो कपड़े सिलवाने पे होता है कि कपड़े सिलवा लें बाहर के वेदर के हिसाब से। हम ये देखने के बजाय कि अच्छा जिस यूनिवर्सिटी में मैं अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसके आसपास जो अकोमोडेशंस हैं उनके रेंट क्या हैं, मुझे कितने में वहाँ मैं रह सकूंगा, मुझे कमरा मिलेगा, मुझे स्टूडियो मिलेगा, मुझे 1 बेडरूम 2 बेडरूम मैं कैसे अकोमोडेट अपने आप को कर सकता हूँ। क्योंकि सिर्फ फीस जमा करा देने से मसले हल नहीं हो जाते। आपके पास जब आपने पाकिस्तान से आना है, आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप अपने आप को एटलीस्ट 2 या 3 महीने के लिए कम से कम स्टार्ट में अपने आप को इतनी देर के लिए आप खुद से अफोर्ड कर सको। क्योंकि कहते हैं ना कि मैं तो चले आते फिरते जॉब दियां लाइना तेंज ये नहीं होता है। अब आपको पता है इतनी ज़्यादा सख्ती है कि आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे तो 0 आवर्स हैं, आप जॉब कर ही नहीं सकते। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो 0 आवर्स है, आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको सिर्फ 20 आवर्स अलाउ करते हैं। 20 आवर्स में जो आप कमा रहे हो उससे अगर आपके पीछे से आपके घर से आपको अच्छी सपोर्ट मिल रही है तो आपका रेंट, आपकी फीस, ये सारी चीज़ें अफोर्ड हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको पीछे से ज़्यादा सपोर्ट नहीं है
तो फिर आपने ये देखना है कि उस 20 आवर्स मैंने कमाना है, तो मेरी, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्चा अकोमोडेशन का है, उसके बाद आ जाती है ट्रेन का खर्चा, क्योंकि ट्रेन आपने हर यहाँ पे जो सारी कम्युनिकेशन है आपने वो ट्रेन से करनी है, मैक्सिमम ट्रेन यूज होती है। उसके बाद खाने का खर्चा आता है, डेफिनेटली। उसके बाद खाने का आता है, सबसे पहले रहने का, फिर उसका ट्रेन का, और फिर खाने का खर्चा आता है। तो ये आपने सारी चीजें अपना माइंड सेट करके आना है। डेफिनेटली, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत आपने अच्छी बात की कि इतना आपके पास बजट और इतना आपका माइंड सेट भी होना चाहिए कि 3-4 महीने आपको लग सकते हैं जॉब में। आपको वहाँ से मे भी कोई दोस्त भी कहे, कोई रिश्तेदार भी कहे हाँ जी आ जा, कोई गल नहीं, हो जाएगा, लेकिन यहाँ आके सब कुछ नहीं होता, सब खुद ही करना पड़ता सब है। भाग जाते हैं इधर उधर, तितर बितर हो जाएंगे, आपको नजर भी नहीं आ जाएंगे। और आजकल के हिसाब से एक और बहुत बात है कि जब हम लोग आए थे तब भी होता था, लेकिन आजकल क्योंकि आप यूनिवर्सिटीज में आते हैं और आपकी फीसेस बहुत हाई हैं इस वक्त, तो अभी लेट्स सपोज कि अगर आपने फी, क्योंकि अभी भी चॉइस देती हैं यूनिवर्सिटीज कि आप हाफ पे कर दें, हाफ जाके पे कर दें, अच्छा, ठीक है, तो अगर आप, बेहतर है कि आप अपनी सारी फीस पे करके आए, क्योंकि अगर आपने फी पे की है और नहीं की हुई और आपने 3-4 महीने आपको यहाँ जॉब नहीं मिली, तो आपका बुरा हाल हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये था सोबिया कि एक बंदा जिसका वीज़ा लग गया, उसका सब कुछ हो गया, अब उसने लंदन आना है, यूके आना है, अब वो बर्मिंघम जा रहा है, मैनचेस्टर, लंदन, कहीं भी जा रहा है, वो अपने साथ क्या चीज़ रखे और क्या ना रखे? इसके लिए मैं ये कहूँगी, ज़ाहिरा आते हुए आपको अपनी, जब भी आप सामान पैक करते हैं, जो हमने किया था, मैं तो अपना इतना सामान लेके आई थी, आप यकीन करें, मैं अपना शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन तक लेके आई थी कि ताकि मुझे, क्योंकि वही बात है कि 3 महीने सर्वाइव करना है। लेकिन इसमें एक सबसे ज़रूरी जब बात जो मैं कहना चाहूँगी, जो मेरे साथ खुद भी हुआ, कि यहाँ आते हुए कभी भी कैश लेके मत आए, मिनिमम कैश लाएं, क्योंकि यहाँ आके आपका जो बैंक अकाउंट है वो खुलने में समटाइम टाइम लगता है। और अगर आप आते हैं, आप शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हैं, वहाँ आपके साथ लोग हैं, तो आपको क्या होता है कि यहाँ पे कैश वैसे भी सेव नहीं है। तो जब मैं भी आई थी तो मेरा आते ही कैश चोरी हो गया था। अभी तो सोबिया ये हो गया ना, हमारे मुल्कों में जो भी बैंक्स हैं वो आपको उनकी कोई ना कोई ब्रांच यहाँ पे होती है। पाकिस्तान से आप किसी ऐसे इंटरनेशनल बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं, जिसको, जैसे HSBC है, जैसे सिटी बैंक है, इस तरह के बैंक हैं जिनमें आप यहाँ पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो आप एटलीस्ट, आपको ये पता हो कि मैं यहाँ से पैसे निकलवा सकूंगा। कैश वाकई ही बहुत रिस्की होता है, क्योंकि ये चोरी होने का खतरा होता है। जो लोग ऑलरेडी यहाँ बैठे हैं, जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स आ गए हुए हैं, वो थोड़े आपसे पक्के हो गए होते हैं, वो एक्सपीरियंस्ड हो गए होते हैं, उनको पता, और पता नहीं वो किन हालातों से गुजर रहे होते हैं, उन पे क्या क्या इस वक्त हालात गुजरे होते हैं। तो उनको ये होता है कि ये आया है, इसके पास कुछ ना कुछ होगा, चलो इस पे छुरी चला दो। तो इन चीज़ों से आपने बचना है, और अपने साथ बहुत सारा खाना मत लाएं, क्योंकि आप अपना ज़्यादा जो सामान की जगह है वो आप खाने में भी कर लेते हैं। कि अम्मियाँ हमारी होती हैं, वो कहती हैं ये साग भी ले जाओ, लड्डू भी ले जाओ, ये पराठे भी ले जाओ, ये पंजीरियाँ भी ले जाओ। अब यहाँ पे अगर आपका सामान खुल गया, यानी यहाँ कस्टम पे, क्यों पता नहीं होता है, कोई भी चेकिंग हो सकती है, किसी को भी वो पिक कर लेते हैं, यू नेवर नो। निकलने को तो कहते हैं हाथी भी निकल जाए, वरना वो चूंटी भी पकड़ लेंगे। तो अगर उनको लगा कि, क्योंकि उनकी भी एक एक्सपीरियंस होता है, जो कस्टम वाले बैठे होते हैं, ये स्टूडेंट आया, इसके सामान में खाना भरा होगा, खुशबू ही बता दे, खुशबू बता, अच्छा हमारे बक्सों में से अचार की खुशबू निकल के बाहर बता रही होती है कि आओ मुझे पकड़ो। तो आपने प्लीज ये चीजें नहीं लानी। यहाँ पे इतनी एशियन शॉप्स हैं, इतना कुछ है। जब आज से 20 साल, 22 साल, 25 साल पहले की बात करें ना, तो कुछ नहीं होता था, लेकिन अब चप्पे चप्पे पे एशियन शॉप्स हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा, अच्छी प्राइस में मिलेगा। तो प्लीज ये चीजें मत कीजिएगा, ठीक है ना? जी। अच्छा, अब हमने कैश कवर कर लिया कि भी कैश जो है आपने ज्यादा नहीं लाना, ये सबसे जरूरी है। पता नहीं कैसे कैसे जमा करके पैसे जो है हम लोग लेके बाहर आते हैं, और वो एकदम से चले जाएं, और आपकी अभी कोई पार्ट टाइम जॉब भी ना हुई हो, पीछे भी आपने एकदम से बड़ा खर्चा किया होता है, फीस दी होती है, टिकट ली होती है,
तो घर वालों पे भी एकदम से बोझ आएगा और आप परेशान होंगे कि मेरे साथ आते क्या हो गया, मैं तो इतने सपने लेके आया था, तो इस मुल्क ने आते मेरे साथ क्या हैंड किया, और ये आपको कभी भूलेगा नहीं फिर। तो आपने ये एहतियात करनी है और अपने सामान को हमेशा लॉक करके रखना है। और अगर आपके कोई रिश्तेदार, कोई, अब तो हर किसी के घर से, पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से, हर किसी के घर से कोई एक बंदा बाहर होता ही होता है। तो आपको लगे कि ये मेरा पासपोर्ट, मेरी जो सेफ वाली चीजें हैं, ये मैं अपने किसी जानने वाले के पास रखवा दूं ताकि ऐसी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि यहाँ पे अगर आपका पासपोर्ट चोरी हो गया तो बहुत मसला है, बहुत मसला है। यहाँ की जो कॉन्सुलेट है ना, पाकिस्तानी कॉन्सुलेट, आप चक्कर मारते रहेंगे बस, मारते रहेंगे। तो आपने डेफिनेटली ये आपने बिल्कुल सही कहा कि सबसे ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स की, अपने कैश की बहुत हिफाजत करें। बिल्कुल। कि आपको, क्योंकि अगर कुछ ऐसा हो गया तो आप किसी को कहने जोगे नहीं रहेंगे। हाँ जी, ठीक है। तो आपको चाहिए कि आप, जब एक ज़रूरत ही नहीं है तो आप क्यों करें, क्योंकि आज जब आपका बैंक अकाउंट खुल जाए फिर आप जितना मर्जी कैश, क्योंकि आपको ज़ाहिर फीस भरनी है, कुछ करना है, वो आप कर सकते हैं, आप ला सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मेन बात यह है कि आपका बैंक अकाउंट खुलना भी इट्स नॉट अ इजी टास्क। आपको काफी टाइम लग जाता है बैंक अकाउंट खोलने में, सम टाइम तो खुलता ही नहीं है, तो आपको बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, बहुत टाइम लगता है उसके लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहला काम ही जो आपने करना है वो अपना बैंक अकाउंट खुलाना है। क्योंकि आपके पास बैंक अकाउंट आ गया तो आपकी एक तरह से सेफ्टी होगी, आपको कार्ड मिल गया, क्योंकि यहाँ हर चीज ही कार्ड से पे होती है। अकोमोडेशन कैसे चूज करनी है, क्या मतलब आपकी, क्योंकि बहुत से लोगों को कोई ज्योग्राफिया तो हमने इसका पढ़ा नहीं होता कि भैया हम किधर हमारी कोशिश होती है बिल्कुल यूनिवर्सिटी के पास ले लें, तो आप क्या रिकमेंड करेंगी? ये आपने अच्छा कहा, इट्स बेटर है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी के पास में मिले, डेफिनेटली आपका ट्रैवलिंग और टाइम बचता है। अकोमोडेशन में यहाँ जो स्टूडेंट का मोस्टली ऑब्जर्व किया गया है वो शेयर्ड अकोमोडेशन में जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी हॉस्टल में भी लोग जाते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी हॉस्टल स्टिल वेरी एक्सपेंसिव है, खासतौर पे हम लोगों के लिए वेरी एक्सपेंसिव हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकें तो गुड एंड वेल गुड है आपके लिए, लेकिन अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते देन आपको शेयर्ड अकोमोडेशन में जाना पड़ता है। और मेरा मशवरा या जो मेरी अपना एक्सपीरियंस है या जो ऑब्जर्वेशन है, हमारे जो पाकिस्तानी या हम जो एशियन लोग हैं वो हम क्या करते हैं कि अकोमोडेशन में पैसे बचाते हैं। लेट्स सपोज हमें कहीं 50 पाउंड सस्ती अकोमोडेशन मिल रही है तो हम वो ले लेते हैं, हमें लगता है कि 50 पाउंड बच गए, और चाहे वहां पे 20 लोग रह रहे हो। मैं अपना जो ओपिनियन है मेरा वो ये है कि आपको अपनी अकोमोडेशन पे 150 पाउंड ज्यादा खर्च कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप मेंटली और फिजिकली पुरसुकून होंगे तो आप अपनी जॉब, अपनी पढ़ाई, अपनी प्लानिंग, आप ऑलरेडी फैमिली सिक होते हैं, ठीक है, आप होम सिक हैं, आप फैमिली सिक हैं, आपको याद आ रही है वहाँ की, और उसके बाद यहाँ इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम, 20-20, 25-25 लोग रह रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। सबसे पहले तो बाथरूम का इशू आता है कि सुबह पहले उठ के कौन जाएगा, लोग अपने काम पे, यूनिवर्सिटी पे, इन सब चीजों पे लेट हो जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि लोग पैसे बचा लेते हैं कि यार 50 पाउंड यहाँ सस्ती है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी अकोमोडेशन बहुत अच्छी रखनी चाहिए जितनी आपका जेब इजाजत देती है, और कोशिश करनी चाहिए कि वो पैसे जो आपके कहीं और आपने कपड़े खरीदना या कुछ खरीदना, वो बेशक आप अपने घर पे, क्योंकि इन दिस वे आप लॉन्ग टाइम स्टे कर सकेंगे। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, जैसे अभी हमने कहा कि किसी का कैश चोरी हो जाए या किसी की अकोमोडेशन ऐसी है कि वो वहाँ बहुत तंग हो रहा है, तो उसको लगेगा कि ये तो मैं कहाँ आ गया हूँ, ये तो मैं मतलब ये तो हेल हो गया मेरे लिए, मैंने तो कुछ और सोचा था। अगर आप ये चीज़ें प्लान करेंगे तो फिर आप लॉन्ग टाइम सस्टेन कर पाएंगे। और बहुत ज़्यादा शेयर अकोमोडेशन में एक और प्रॉब्लम आती है जो आपकी सेहत को, आपके दिमाग को, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, वो होते हैं बेड बग्स। डेफिनेटली। और जब जिस घर में या जिस प्रॉपर्टी में बहुत सारे लोग आके जा रहे हों, ढंग के लोग, कहते हैं ना डिफरेंट कंट्रीज के लोग आके रह रहे हो, वहाँ पे बेड बग्स हो जाते हैं, लोग साफ नहीं होते, नहाते नहीं इतने दिनों तक, और फिर एक दफ़ा बेड बग्स अगर आपके घुस गए सामान में, कपड़ों में, आप में,
आपकी सेहत, आपका जहन, आपका दिमाग, सब कुछ तहस नहस होके रह जाता है। तो इसलिए अपनी अकोमोडेशन को बहुत सोच समझ के आपने चूज करना है। डेफिनेटली। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे, हमारी पढ़ाई शुरू हो गई, हमें कहते ना रोते पिटते कुछ ना करते करते हमें जॉब भी मिल गई। हमने जॉब कर ली, हमने 4 साल की अपनी जो एजुकेशन है, आप ऑब्वियसली ग्रेजुएशन के लिए आते हैं, ज़्यादातर लोग ग्रेजुएशन के लिए आते हैं, उसके बाद होता है मास्टर या पीएचडी के लिए आते हैं। आपकी वो कंप्लीट होने वाली है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे स्टे करें, हम अपना फ्यूचर यहाँ पे बनाएं। हमने यहाँ से पढ़ा है, तो पढ़ने के बाद हमें यहाँ पे कोई अच्छी जॉब भी मिले, तो उसका क्या तरीका है? उसके लिए मैं ये कहूँगी कि आप अपनी सबसे पहले जो मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए, आपको यहाँ आते ही प्लान कर लेना चाहिए कि भाई मैंने यहाँ पे सेटल होना है। ठीक है, जब आप ये प्लान कर लेते हैं, फिर आपको पता है कि मैंने स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, आप अपने आप को डबल माइंडेड ना रखें कभी भी कि मैंने जाना है, रहना है, ये करना है, वो करना है। यहाँ पे जो मैंने आके ऑब्जर्व किया और जो मेरा था, मैं हमेशा हंसा करती थी और अपनी फैमिली को बताया करती थी कि मैंने यहाँ आके सबसे ज़्यादा जो बात सीखी और जो मुझे उस वक्त मुश्किल भी लगी, कि आपको हर कदम पे, हर दिन पे एक नया फैसला लेना पड़ता है। बिल्कुल, आपको डिसीजन लेना पड़ता है हर वक्त, हर जगह पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है, और सारे डिसीजन खुद लेने पड़ते हैं, खुद लेने, क्योंकि आपके शू में कोई और उस वक्त फिट नहीं हो सकता। आपके माँ बाप वहाँ बैठे, उनको नहीं पता कि अगर आपने अकोमोडेशन का फैसला लेना है तो कैसे लेना है, जॉब का फैसला, 4 जॉब्स आ गई हैं, कौन सी। तो मतलब यहाँ आने के बाद आपको हर एक कदम पे जो सबसे पहले चीज करनी होती है वो फैसला लेना होता है कि डिसीजन लेना है मैंने। इसी तरह जैसे आपने सेटलमेंट की बात की, तो आपने डिसाइड कर लेना है कि भाई मैंने सेटल होना है। जब आपने डिसाइड कर लिया, देन फिर आपने देखना है कि आपके पास क्या क्या रूट्स है। आप स्टूडेंट आए हैं, जैसे हम पहले ये होता था कि स्टूडेंट जब हम लोग आए थे तो एक सेटल रूट होता था, उसको हम लोग फॉलो कर लिया करते थे। लेकिन अब बहुत हालात चेंज हो चुके हैं। अब क्या हुआ है कि अब बहुत सारे रूट्स आ गए, यानी कि आप क्या करते हैं, बेसिक रूट आपका अब भी वही है। आप स्टूडेंट आते हैं, स्टूडेंट के बाद आपको 2 इयर्स का PSW मिलता है, और उसके बाद फिर बहुत सारे लोग डिफरेंट रूट्स लेते हैं। जो इस वक्त सबसे पॉपुलर रूट है स्टूडेंट्स के अंदर, वो है वर्क परमिट का, या जिसको हम स्पॉन्सरशिप जॉब कहते हैं, वो इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अच्छा, पहले तो हम यूनिवर्सिटी के फिनिश करने के बाद हमें PSW क्या होता है? PSW होता है पोस्ट स्टडी वर्क। अच्छा, आपने, ये कंट्री आपसे कहती है कि आप आए, आप अच्छे स्टूडेंट हो भाई, आपने डिग्री की है हमारे साथ, अब आप अपना ये डिग्री यहाँ पे कंज्यूम करो। ठीक है, आप यहाँ पे 2 साल काम करो, और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी, और आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। फुल टाइम काम कर सकते हैं। दूसरा, आप इसमें एक्सपीरियंस ले सकते हैं, आप अपने लिंक्स बना सकते हैं, और आपके पास इस वक्त 2 पूरे साल हैं जिसमें आपने पढ़ाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना। जो आपने सारा स्पेंड किया है, यू कैन अर्न इट बैक। और इसके अलावा आप इसमें प्लान कर सकते हैं कि भाई मैंने आगे क्या करना है। आप कुछ सेव भी कर सकते हैं। मैं ये कहूँगी कि आप जब आजकल जैसे आप डिग्रीज में आते हैं, आप डिग्री करने आते हैं, आपने डिग्री की, उसके बाद होता है ओह डिग्री खत्म हो गई, अब जॉब मिल जाए, मैकडॉनल्ड पे मिल जाए, चिकन शॉप में मिल जाए, ये जी कहीं पे भी मिल जाए और हम जॉब कर लें। आप, ठीक है, अगर आपको सर्वाइवल के लिए ऐसी जॉब्स करनी पड़ती हैं, गुड एंड वेल, आप कीजिए। लेकिन आपको चाहिए कि अगर आपने डिग्री कंप्लीट की है, आपने उस पर खर्च किया है, इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर अपना टाइम भी इन्वेस्ट किया, अब आप PSW के अंदर ही प्लान कर लें कि मैंने आगे जी स्पॉन्सरशिप लेनी है, तो फिर आप उसी डिग्री से रिलेटेड कंपनीज ढूंढें, उसी से रिलेटेड काम ढूंढें, और कोशिश करें कि उसी से रिलेटेड कंपनीज ढूंढें, ताकि आप जब वहाँ पे 2 साल गए हैं तो 2 साल बाद आप उनसे कह सकते हैं कि भाई अब मैंने 2 साल काम कर लिया, आप मुझे स्पॉन्सरशिप दे दें। और इस तरह यहाँ बहुत कंपनीज करती हैं। बल्कि उसी 2 साल में अगर आपको जॉब मिल जाती है और वो कंपनी आपको ऑफर कर देती है वर्क परमिट, तो 2 साल खत्म होने का वेट ना करें, वेट ना करें, आपको जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है अवेल कर लें, चीजें कर लें। लेकिन आई थिंक दिस इज वेरी गुड कि आपको 2 साल का PSW करने के बाद अब वर्क परमिट के ऑप्शंस खुले हैं, जो कि पहले नहीं होते थे। जी, तो ये है कि आपने वेल अहेड प्लान करके रखना है कि मैंने नेक्स्ट ये करना है, ताकि आप अपना वर्क
उसी के टूवर्ड्स उस जॉब के या उस अपने टास्क के लिए काम कर सकें। और फिर क्योंकि अगर समटाइम क्या होता है कि आपने अचानक से सोचा है, मे बी आपका कोई डॉक्यूमेंट ऐसा हो, मे बी कोई आपका एक्सपीरियंस है उनको चाहिए हो, मे बी कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा कोर्स चाहिए हो, या कोई ऐसी चीज़ चाहिए हो जो आपको एंड टाइम पे चाहिए और अब आपको नहीं मिल रही। लेकिन अगर आपको पता है, जैसे अब मैंने एंटरप्रेन्योर वीज़ा लिया था, तो मैंने जब मेरा PSW था तो मैंने उसी वक्त प्लान कर लिया था, सोच लिया था कि मैंने अगले 2 साल बाद ये करना है। अब मुझे पता था कि इसकी इतनी फी है, इसके लिए मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, इतना ये चाहिए, तो वो मैंने वो 2 साल पूरे वो सारी सेविंग करने में, उसकी प्लानिंग करने में, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन हद से ज्यादा होती थी। तो अब भी अगर आप इस तरह का कोई काम करें तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा है, तो आपने वो करना है सब। एक और इसमें बहुत अच्छी बात शनीला मैं कहूँ कि आपको रिसर्च करनी चाहिए, रिसर्च नहीं रोकनी चाहिए। आप जो भी काम, लेट्स सपोज कि आप अभी PSW पे, अब आपने अगला वर्क परमिट लेना है, तो आप ये सोचते हैं अच्छा जी हम कंसल्टेंट के पास चले जाएंगे, वो क्या करेगा, वो हमें वर्क परमिट दिलवा देगा। ये नहीं करना आपने। ये यहाँ पे सबसे ज्यादा जो लोग, जो स्टूडेंट मार खाते हैं, वो इसी चीज में खाते हैं कि वो जस्ट सोचते हैं कि हम पैसे देंगे तो काम हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग जिसको कुछ भी, जिसने 2 वीजे अप्लाई कर लिए, अपना वीजा अप्लाई कर लिया, वो सोचता मैं कंसल्टेंट हो गया, और वो फिर पैसे कमाने के चक्कर में वो आप मिसगाइड कर देता। और एक ऐसा टाइम भी आया था, सोबिया आप बात करी है तो मेरे माइंड में आया कि एक ऐसा टाइम भी आया था जब कॉलेजेस बंद हो रहे थे। बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ गवर्नमेंट ने बंद कर दिए थे, और जिन बच्चों ने यहाँ पे उन कॉलेजेस में एडमिशन लिए हुए थे, उनकी फीसें दी हुई थी, वो बिल्कुल एकदम वीजा लेस हो गए थे। और वो दूसरी तरफ भाग रहे थे कि अब मैं दूसरी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ जाता हूँ, उधर फीस देते थे, 2 दिन बाद पता लगता था वो भी बंद हो गई। और हालात यहाँ तक पहुंच गए थे कि हमारे बच्चे और बच्चियां जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी कंट्री, किसी और भी कंट्री से आए हुए थे, वो गुरुद्वारों में पड़े हुए थे। और आई थिंक गुरुद्वारा ही एक ऐसी जगह थी जिन्होंने हर बंदे को शेल्टर दिया उस वक्त, क्योंकि मस्जिदें एक टाइम से खुलती हैं, एक टाइम से बंद हो जाती हैं, उनमें कोई चैरिटी वाला इस तरह खाने का कोई चक्कर होता नहीं है। ये सिर्फ मैंने यहाँ पे गुरुद्वारे देखे हैं जो 24 घंटे खुले रहते हैं। वहां पे 24 घंटे खाने का बंदोबस्त होता है, अरेंजमेंट होता है, नहाना धोना, मतलब आप रह नहीं सकते हो, लेकिन सिर्फ ये होता है आप शावर ले लो, आप खाना खा लो। और हमारे अपने पाकिस्तानी कितने ही लड़के लड़कियों ने वहां पे जाके खाना खाना, वहां पे नहाना धोना और फिर निकल जाना वहां से। वो बहुत मुश्किल टाइम था। आई थिंक इसकी रूट फिर हम वापस घूम घूम पे वहीं पे आ जाते हैं कि आपने पाकिस्तान से ये नहीं सोचना कि बस जो भी डिग्री मिले मैं एडमिशन ले लूं। आपने डिग्री सोचनी है कि इसमें मेरा फ्यूचर क्या होगा बाहर, इसमें अगर मैं आगे जाके मैं वर्क परमिट की तरफ जाता हूं, अगर मैंने यहाँ सेटल होना है तो मेरी डिग्री ऐसी होनी चाहिए जिसकी वहां पे जॉब डिमांड अच्छी है। अदरवाइज तो आप वो डिग्री लेके बैठे रहेंगे और आपको जॉब ही नहीं मिलेगी। जी ऐसा ही होता है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी नए आने वालों के लिए कि अपने सारे लड़ाई झगड़े, ठीक है, अपनी सारा मम्मी डैडी टाइप का जो आपका एटीट्यूड है, वो ये सारे नखरे, ये सब जो है ये आपने पाकिस्तान में कई सूटकेस में बंद करके रख के तो यहाँ कर ही नहीं सकते, करेंगे कैसे? ये नहीं कर सकते, यहाँ पे कर ही नहीं सकते। और बड़े बड़े बंदे के पुत्र बन जाते हैं यहाँ पे आके। और जो यहाँ लाना है अपने सूटकेस में बंद करके, वो ऑनेस्टी और हार्ड वर्क लाना। अगर अच्छा यहाँ आके मैं आपको एक और बड़े मजे की बात बताऊं कि यहाँ आके लोगों को कुछ चीजें समटाइम बड़ी आसान लगने लगती है। उनको लगता है यहाँ बड़ा इजी मनी है, जो दिखने में लगता है, समटाइम लगता है, ठीक है, कि ये बड़ा इजी मनी है, ये भी ले लो, वो भी ले लो, कोई क्रेडिट कार्ड मार लो, कोई ये कर लो, कोई वो। लोगों को बड़े लोग जो पहले होते हैं ना ऐसे, वो आपको इस तरह की बहुत सारी चीजें बताते हैं जब आप आते हैं। शैतान माइंड आपके इर्द गिर्द घूम रहे, उनका लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होता। उन्होंने इस तरह की 2-4 चीजें करनी होती है, कहीं और निकल जाना होता। तो आपने यहाँ आके कभी भी ऐसी किसी चीज में नहीं पड़ना, किसी इजी मनी की तरफ नहीं जाना। इजी कुछ भी नहीं है, वो आपको वक्ती फायदा दे देगी, वो इजी मनी या वो इजी टास्क या वो दे देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो जाता है। तो आपको यही लगता है आके देखिए ये गोरा है,
इसने सिस्टम बनाया है। आप कल के वो आए हुए यहाँ आप उनके सिस्टम को ब्रेक नहीं कर सकते। उन्होंने अगर आपको लग रहा है ये इजी है, लेट्स सपोज यहाँ पैसे पड़े हुए और मैं उठा लेती हूँ कि ये बड़ी इजी पड़ी हुई है, लेकिन गोरे ने जो सिस्टम बनाया हुआ है ना, वो सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है, वो कहीं ना कहीं फड़े जाओगे आप, पकड़े जाओगे। बहुत पहले तो ये होता था कि लोग ये कहते थे इन्हें हमारी शक्लें नहीं पता लगती भाई, मुझे तुम्हें साजे माजे सब एक जैसे लगते हैं, तो आप हम किसी और के पासपोर्ट में भी ट्रेवल कर लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ये सब बातें हैं, इन सब बातों में कभी मत पड़िएगा और किसी भी इलीगल काम की तरफ तो जाने का सोचना भी नहीं। जैसे सोबिया ने कहा है, आप अगर लॉन्ग टर्म यहाँ रहना चाहते हैं तो आपके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। अच्छा, अब हमारा जो PSW है वो 2 साल का पीरियड जो है हमारा खत्म हो गया, हमें जॉब मिल गई, ठीक है, हमें जॉब भी मिल गई और हमें वर्क परमिट मिल गया जी। अब अगर हमारा वर्क परमिट हो जाता है, हमें एक अच्छी जगह पे जॉब मिल जाती है, फिर कितना टाइम लगता है आपका इनडेफिनेट स्टे होने में? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट आप अगर किसी वर्क परमिट पे जाते हैं तो पहले तो आपका वर्क परमिट होगा, फिर आपका ILR लगता है जो कि इनडेफिनेट लीव टू रिमेन होता है, और उसके बाद कहीं जाके ब्रिटिश पासपोर्ट, यानी बहुत टाइम लगता है। तो आप बताइए। इस वक्त ज्यादा चल रहा है उसमें आपका 5 ईयर का रूट चल रहा है। अच्छा। यानी कि आप स्टूडेंट आए, आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की, देन आपको 2 साल का PSW मिला। ये 6 साल हो गए। 6 साल समटाइम मोस्टली लोग आजकल मास्टर्स में आ रहे हैं। इट्स डिपेंड के कोई हाँ, अंडर अगर कोई ग्रेजुएशन मास्टर के लिए तो 1.5 साल का वीजा होता है ना जी। हाँ, लेकिन ज्यादातर लोग ग्रेजुएशन के लिए आते हैं तो हम ग्रेजुएशन लेके चलते हैं। तो आपकी डिग्री चाहे 4 साल की है चाहे 1.5 साल की है, आप वो वाला टाइम लगाएंगे, फिर साथ हो गया 2 साल का PSW हो गया। उसके बाद आपको वर्क परमिट जो मिलता है वो आजकल वेरी कर रहा है। समटाइम आपको 5 ईयर का एक साथ मिल जाता है और समटाइम 3+2 मिलता है। 3+2 का मतलब है कि आपको 3 इयर्स और उसके बाद आप 2 इयर्स की एक्सटेंशन लेते हैं। और इस वक्त आप लोग लकी हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें आपको बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। उसके फौरन बाद ही आपका ILR है, यानी 5 साल के 5 साल के बाद 5 साल के वर्क परमिट के बाद आपको ILR आप अप्लाई कर सकते हो, मिल जाता है। और ILR के विद इन लाइक 1 ईयर आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। और जब आपका ILR हो गया तो समझे 80% 90% आपका पासपोर्ट हो गया, अनटिल अनलेस आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या कोई ऐसा काम नहीं करते, कोई इलीगल काम नहीं करते। तो अगर आपका ILR हो गया तो इट्स मीन कि अब आपका ब्रिटिश पासपोर्ट ड्यू हो गया है। तो इसलिए आपने, जैसे हमने पहले भी कहा, कि किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना। ये हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे मुल्क के लिए भी ये है कि हमें उसको उसका नाम क्लीन रखना है, हमेशा क्लीन रखना है उसका। और हमें अपने कल्चर को, जैसे यहाँ पे बहुत सी लड़कियां भी आती हैं शनीला, तो वो क्वेश्चन करती हैं कि हम स्कार्फ करते हैं तो यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम गाउन पहनते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्टूडेंट लड़कियां जैसे होती हैं। तो ये कंट्री बहुत फ्री है, बहुत फ्री कंट्री है। इसमें हमने आज तक यहाँ पे ऐसा रेसिज्म नहीं देखा कि किसी ने गाउन पहना तो उसको जॉब नहीं मिली, या स्कार्फ पहना तो जॉब नहीं मिली, या स्कार्फ पहना तो लोगों ने उसको हकारत से देखा हो। ये यूरोप से UK बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। यूरोप में ऐसे किस्से बहुत सुनने में आते हैं और बहुत सी कंट्रीज में तो स्कार्फ पे पाबंदी भी है। यहाँ पे तो आप अगर पूरा नकाब भी करना चाहते हैं तो कोई आपको रोकेगा नहीं। और यहाँ पे हमने नकाब वाली बच्चियां, लड़कियां, औरतें बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे भी देखी हैं। तो इट्स UK की एक सबसे अच्छी बात ये है, हम लोग यहाँ रहते हैं और मुझे बहुत अफसोस होता है ऐसे लोगों पे आके जो यहाँ पे आके यहाँ के सिस्टम को अब्यूज करते हैं। क्योंकि अगर आप हार्डवर्क करेंगे, ऑनेस्टी से रहेंगे, तो आपको यहाँ पे देर लगेगी थोड़ी में भी, लेकिन आपको इवेंचुअली आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर आप शॉर्टकट्स देखेंगे और इजी मनी देखेंगे, वो आपको वक्ती फायदा देंगे और आखिर आगे जाके आपको यहाँ पे डेफिनेटली। और अब तो हर चीज, जैसे शनीला ने पहले भी कहा, सेंट्रलाइज है, तो उसमें आप कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा। दूसरा ये है कि आपके मुल्क का नाम खराब होता है। अब जैसे हम आए हैं तो हमें हमेशा ये रखना है एज अ पाकिस्तानी कि हम वहां से आए हैं, अपने मुल्क का नाम, हम इस ऐसी किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जिससे कि उसका नाम खराब हो, हमारे मुल्क का नाम खराब हो। हमारा कल्चर क्या है उसको भी हमें लेके चलना चाहिए। तो लोग समटाइम, ये भी एक शनीला बड़ी बात होती है, जैसे कुछ बच्चे आते हैं किसी कंजर्वेटिव माहौल से आते हैं, एकदम यहाँ पे आके उनको आज़ादी मिलती है, ठीक है, उसमें भी वो
कहीं और गलत उसमें चले जाते हैं। बिल्कुल। तो आपने ये देखना है, अब जैसे हम यहाँ आए हैं, आप भी एग्री करेंगी कि हम अब जब लंदन में हम ओवरऑल फिरते हैं तो हमें लंदन बिल्कुल कल्चर्ड, क्लीन, क्लियर ऐसा नजर आता है। जैसे मैं भी पाकिस्तान से आई थी तो मैं सोचती थी पता नहीं यहाँ हर गली के कोने पे एक क्लब होगा, ठीक है, और पता नहीं गोरियां छोटे छोटे कपड़े पहन के फिर रहे होंगे, पता नहीं गाना ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता था क्योंकि हमने मूवीज देखी थी, हमें लगता था पता नहीं ऐसा कल्चर होगा, हम कैसे रहेंगे वहां पे, पता नहीं वहां लोग हमें किस तरह ट्रीट करेंगे। जब हम यहाँ आए तो आप यकीन करें बिल्कुल मुझे ऐसे ही लगता था कि मैं पाकिस्तान के ही किसी एरिया में हूँ, क्योंकि ये मुझे लगता है ये मुस्लिम से भी ज्यादा मुस्लिम है कुछ चीजों में। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे वो वाली चीज नहीं है। आप अगर गलत रास्ता चूज करना चाहते हैं तो आपको जाके ढूंढना पड़ेगा, वो जगह ढूंढनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आप आए हैं और आपके हर तरफ ऐसी कोई चीजें बिखरी हुई हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप अपने लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं। तो बच्चियों से मैं स्पेशली कहूंगी कि आपने अपने आप को यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई यहाँ पे हेरासमेंट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। आप बहुत सेफ फील करते हो अपने आप को, इवन दो सम टाइम आप पाकिस्तान से ज्यादा सेफ फील करते हो। बिल्कुल। अनटिल अनलेस आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस है। अब लड़के पाकिस्तान से आते हैं ना, उनके दिमाग में सबसे पहला ये होता है कि हम बाहर जाएंगे, एक दफा पहुंच जान दो सानू, कोई गोरी फसानी है और शादी कर लेनी है और मैंने तो सेटल हो जाना है। मतलब वो ये शॉर्टकट है कि वो शॉर्टकट, और ऐसा बहुत हुआ भी है। लेकिन वो मैरिजेस इतनी फेल हुई हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं, और इन लोगों ने इन सब चीज़ों को शैम मैरिजेस का नाम दिया है कि जो लोग यहाँ पे आके सिर्फ पक्का होने के लिए शादियां करते हैं, गोरियों को या यूरोपियंस को फंसा के उनसे शादियां की, उनसे बच्चे पैदा किए, और फिर जैसे ही उनके पास स्टेटस आया उनको छोड़ दिया, और फिर पाकिस्तान जाके, बैक होम इंडिया, बांग्लादेश, जिधर भी, वहां जाके अपने माँ बाप की पसंद से या अपनी पसंद से शादियां करनी, जो कि बहुत ही बुरी बात है। आपने अपने आप को बहुत बुरा प्रेजेंट किया है इस मुल्क में। ये तो देखें आप, मैंने जैसे पहले भी आपसे बात की कि आप यहाँ पे आके ऑनेस्ट रहे ना। देखिए आपने बताया सीधा रास्ता है, अगर आप उस पर चलेंगे तो आप व्हाई नॉट। आपको शादी करने का मौका मिलता है, अच्छा कोई मिलता है, अगर आप ईमानदार हैं तो हम ये नहीं कहते आप शादी ना करें, लेकिन अगर आप ईमानदार होना, आपकी नीयत साफ होना बहुत जरूरी है। जी, अभी आपने सही कहा कि जैसे इन्होंने अभी इसका पक्का बंदोबस्त किया हुआ है कि अब पहले ये होता था, किसी जमाने में हम सुनते थे कि 6 महीने बाद मिल जाता था वीजा शादी के बाद, फिर जी साल बाद मिलता था। अब इन्होंने 5 साल बाद कर दिया। तो आप अगर शादी करते हैं तो आपको वो शादी 5 साल एटलीस्ट चलानी पड़ती है, अच्छे तरीके से चलानी पड़ती है। तो आप बेशक शादी भी करें, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, पर ऑनेस्ट रह के करें। ऑनेस्ट, बहुत अच्छी डिग्री की है तो आपको पाकिस्तान जाके बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपकी जॉब और बाकी दूसरे मुल्कों में आपकी खुलेंगी। गल्फ में इतनी अच्छी जॉब्स है, जब से वहां पे डेवलपमेंट होना शुरू हुई है, आपके पास बाहर की डिग्री हो तो आपको बाकी बहुत कंट्रीज में बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब्स मिलेंगी। जो लोग फैमिलीज के साथ आते हैं, इवन उनका बहुत अच्छा डिसीजन होता है आने के लिए, क्योंकि उसमें आपका, लोगों को लग रहा होता है उसका आपका आने का खर्चा थोड़ा ज्यादा हो जाता है, लेकिन उसमें यहाँ आके आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो जाती है। अपॉर्चुनिटीज, और आप अपनी फैमिली के साथ होते हो, आपको इधर उधर भी नहीं देखना कि मैं गलत उसको फंसाऊं तो मैं फिर शादी करूं और मैं पकाऊं और फिर मैं अपनी बीवी, ये सब चीजें नहीं होती। आप उनके भी तो बढ़ जाती है ना, आप अपनी फैमिली में रह रहे हो, आप बुराइयों से भी दूर हो, आप इन सब चीजों से भी दूर हो। और खर्चा आप देखें, आप पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल पढ़ाते हैं, आप एक दफा डॉक्टर के पास चले जाते हैं, आपका इतना ज्यादा खर्चा हो जाता है। जब आप यहाँ स्टूडेंट आ जाते हैं, आपका मेडिकल फ्री हो जाता है। नहीं, आपको पे करना पड़ता है। वो पे करने के बाद तो फ्री है ना, वो फ्री, तो मतलब आपको एक पे करना है, लमसम एक पे कर दे तो उसके बाद तो आपको फ्री है। उसके अंदर कुछ भी हो जी, आपकी यानी आप नज़ला जुकाम से लेके आपकी दिल की सर्जरी तक वो सारी चीजें फ्री होती हैं। कहना चाह रही हूँ, जब फैमिलीज आती हैं तो वो ये सोचती हैं कि हमारा बहुत ज्यादा खर्चा होगा, लेकिन आप ये देखें पाकिस्तान में एक
एवरेज जो प्राइवेट स्कूल है उसकी फीस इस वक्त 50-60 हजार चल रही है, अच्छे स्कूल की, हाँ। समटाइम मोर देन दिस चल रही है, और ईयरली आप लगाएं तो वो लाखों में खर्चा जाता बिल्कुल। है। तो आपके बच्चे यहाँ पे जिसमें हमारे बच्चे जा रहे होंगे, ब्रिटिश के बच्चे, उसी में आपके बच्चे भी जाते हैं, बिल्कुल। तो आपकी एजुकेशन फ्री हो जाती है, आपका हेल्थ फ्री हो जाती है, तो आपका वो जितना खर्चा हुआ होता है वो बेसिकली वहीं बात पहुंच जाती है। तो इसलिए आप अगर फैमिलीज के साथ भी प्लान करते हैं तो यूके आपके लिए आने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और मैंने देखा है कि जो फैमिलीज आती हैं वो स्टूडेंट्स, जो मतलब स्टूडेंट एज अ फैमिली आते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होती हैं और वो ज्यादा जल्दी ग्रो कर जाते हैं। क्योंकि बात यह है कि यहाँ पे आपको पता है ना, मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होता है। एज लॉन्ग एज आप अपनी मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके साथ कोई सहारा देने के लिए होता है, कोई मशवरा देने के लिए होता है, तो आप फिर वो सफर थोड़ा आसानी से तय कर लेते हो, जो एक अकेला बंदा थोड़ा रुक रुक के, ठहर ठहर के, डर डर के करता है। तो इसलिए ये भी एक अच्छा मतलब ऑब्जर्वेशन है हमारी कि फैमिलीज के साथ स्टूडेंट्स का आना भी ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों की। ठीक, आई थिंक हमने सब कुछ सोबिया कवर कर लिया, और आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और जो लोग यहाँ आने के लिए सोच रहे हैं या यहाँ पे रह के कुछ भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको रूट समझ नहीं आ रहे, या जिनको ये समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ, मैं किस में जाके कौन सी दीवार में जाके सर मारूं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही आज की हमारा पॉडकास्ट। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है। हमने कोशिश की कि हम जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकें, जितनी हमारी इस्तात में था, जितनी नॉलेज हमें थी, वो हम आप तक पहुंचा सकें। और सोबिया, आपके आने का बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी बातें बताई। जो लोग कुछ परेशान होंगे, कुछ आना चाह रहे होंगे या कुछ यहाँ पे आके फंसे होंगे, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद बातें हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया सोबिया। आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया शनीला। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर किसी को भी कोई भी इस तरह का कोई क्वेश्चन है, हमारी जो हमने आज बात की है, जो डिस्कशन की, आप कमेंट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको उन कमेंट्स के आंसर करेंगे, जो हम जहां तक हमसे हो सकेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें प्लीज। हमें और ज्यादा सब्सक्रिप्शन की जरूरत है, तो प्लीज जरूर कीजिए और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग भी आने के लिए सोच रहे हैं, आना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत मुफीद बातें हैं इसमें। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह।